नमस्ते, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। मैं ददमन तिवारी हूँ और लखनऊ विश्वविद्यालय के एक अहम कोर्स से जुड़ी हुई कई सारी आवश्यक सूचनाओं को लेकर के आपके सवालों का उत्तर लेकर के मैं उपस्थित हूँ। अभी थोड़ी देर पहले लखनऊ विश्वविद्यालय के सत्र 2025-26 की प्रवेश परीक्षाओं के अंतर्गत आपका जो ये कोर्स था एलएलएम का उसकी प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आई है और तमाम प्रकार की मिली जुली प्रतिक्रियाएँ मेरे पास भी आई हैं। तो इसी को लेकर के बात करनी है, इसके कट ऑफ को लेकर के बात करनी है, इसका जो एनालिसिस है कि किस कैटेगरी के लिए कहाँ तक कौन सुरक्षित है। थोड़ा सा मैं पीछे जाऊँ अगर तो मैंने बार बार कहा था कि 75 के आसपास, 75 के ऊपर जो लोग हैं वो बहुत ही सुरक्षित हैं। बाकी किसी भी कैटेगरी के लिए मैंने कहा था कि 75 तो लाना ही लाना है अगर आप सुरक्षित रहना चाहते हैं और बाद में किसी भी शंका में नहीं जाना चाहते हैं। तो अगर आप देखें, पहला नाम देखें, उनका नंबर देखें, 154 नंबर है, पहली रैंक ओपन में है, ओबीसी में रैंक 1 है उनकी। दूसरा देखें 154 है, सेम है, ओपन में दूसरी रैंक है, ईडब्ल्यूएस में पहली रैंक है, एससी कैटेगरी में पहली रैंक है, ओपन में तीसरी रैंक है। 150 मीन्स वही 75-77 सवालों के आसपास, पिछली बार से जबकि कम है लेकिन वही 75-77 के आसपास है। अब जो कुछ बड़े ज़रूरी सवाल हैं जो आप लोगों के फ़ोन से मुझे पता चल रहे हैं कि मेरा ईडब्ल्यूएस में इतना है, ओपन में इतना है, कैटेगरी वाइज क्या क्या है, तो कितने तक, कहाँ तक आप सुरक्षित रहेंगे, कहाँ थोड़ी शंका होगी, कौन से लोगों को सेकंड काउंसलिंग का वेट करना पड़ेगा, कितनी काउंसलिंग होती है, फीस वगैरह क्या है, तमाम सारे सवाल हैं। और सबसे पहले तो उन सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई और विशेष धन्यवाद जिन्होंने रिजल्ट आने के बाद मुझे सूचना दी। मुझे लगता है जो रैंक 1 है, रैंक 2 है, मुझे लगता है टॉप 10, 15 में, 20 में जो भी लोग हैं उसमें से अधिकतम लोगों ने मुझे, जो मेरे से जुड़े हुए हैं, आप सभी ने मुझे फ़ोन करके या मैसेज करके जो भी कहा, धन्यवाद, उसके लिए बहुत विशेष धन्यवाद, क्योंकि उससे मेरा थोड़ा हौसला बढ़ता है, थोड़ा मुझे काम ये सब करने के लिए थोड़ा मन में चीज़ें आती हैं। तो हम चलिए शुरू से बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि जो एलएलएम का ये कोर्स है आपका, इसमें आपकी कोई विशेष काउंसलिंग नहीं होती है। काउंसलिंग क्यों नहीं होती है? काउंसलिंग अगर सवाल है, काउंसलिंग जैसे एलएलबी में है तो आपको काउंसलिंग में भाग लेना होता है। भाग लेने का मतलब ये है आपको चॉइस फिलिंग का ऑप्शन मिलता है। आपसे कहा जाता है कि भैया ऐसा करो कि आप अपनी 1 2 3 4 ABC कॉलेजेस की पसंद बता दो, ठीक है। तो आप उसमें पसंद बताते हैं। लखनऊ विश्वविद्यालय का मैं तरीका बता रहा हूँ। अब आपने जो ए को चुना, बी को चुना या सी को, ये चार ऑप्शन हमने चुने। पहली कट ऑफ आई, पहली कट ऑफ में अगर आप इसके लायक थे तो आपको ये अलॉट हो जाता है। उसके बाद अपनी अलॉटमेंट की फीस वगैरह सबमिट करके इसको अगर चाहें तो अपग्रेड करने के लिए लगाते हैं। अगर यहाँ पर सीटें बचती हैं तो आपको सीटें ऊपर मिल जाती हैं। लेकिन आपके लिए ये एलएलएम कोर्स में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ से आपको केवल लखनऊ विश्वविद्यालय के कैंपस के लिए ही सीटें मिलती हैं, आवंटित होती हैं। तो यहाँ पर कोई काउंसलिंग की व्यवस्था, काउंसलिंग की प्रक्रिया नहीं है। अच्छा, काउंसलिंग की प्रक्रिया नहीं है तो फिर करना क्या है? करना केवल इतना है कि थोड़ी सी प्रतीक्षा, थोड़ा सा धैर्य आपको और दिखाना है। अब इसके बाद होना यह है कि एक कट ऑफ आएगी। अब उस कट ऑफ में लिखा रहेगा कि जनरल में एक्स से लेकर के वाई रैंक तक, ओबीसी में ए से लेकर के सी रैंक तक, ऐसे करके मीन्स नंबर्स लिखे होते हैं कि इस कैटेगरी में यहाँ तक, यहाँ इस कैटेगरी में वहाँ तक। आपको उस लिस्ट का वेट करना है। तो वो उस लिस्ट में जो लोग आ रहे होंगे, जो भी लोग उस लिस्ट के अंदर आ रहे होंगे, मीन्स जो उस लिस्ट के अंतर्गत उनकी रैंक होगी, उनके लिए फीस पेमेंट करने का पोर्टल खुल जाएगा। कैसे खुल जाएगा? आप जब अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड यूज करेंगे तो वहां पर, अगर आप उस मेरिट लिस्ट में आएंगे तो वहां पर क्या होगा, लिख करके आ जाएगा यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ। राइटिंग मेरी बड़ी अच्छी है, आपको समझ में आ ही रही होगी। यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ न्यू कैंपस लिख करके आएगा, अलॉटेड प्रोग्राम में एलएलएम लिख करके आएगा, और जो उसकी फीस होगी, मुझे लगता है 6565 है समथिंग, 6 के हम लोग लिख देते हैं, 7000 भी होगा तो कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं आपके लिए। आपको यहाँ पर इस फीस का पेमेंट करना है। फीस जैसे ही विश्वविद्यालय के खाते में जाएगी, अकाउंट में जाएगी, वैसे ही आपके पास, बहुत ध्यान से यहाँ पर मेरी बात सुनिएगा क्योंकि यहाँ पर थोड़ी समस्याएं हो जाती हैं। ऐसा मुझे लगता है जिन भी लोगों ने मेरी बात थोड़ी बहुत ध्यान से सुनी है उन सभी लोगों ने मुझे धन्यवाद वगैरह बोल दिया है, अच्छे नंबर सुन के आए हुए हैं। तो यहाँ पर एक बात और मेरी ध्यान से सुन लीजिएगा, काम की बात है, मैं क्यों कह रहा हूँ ध्यान से सुनने के लिए, वो जान लीजिए। आप कई बार फीस का पेमेंट करते हैं, आपके अकाउंट से पैसे कट जाते हैं, लेकिन अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड होने में समस्या होती है। अब आप सामान्य सी बात समझिए कि राज्य का विश्वविद्यालय है, सरकारी विश्वविद्यालय है, सरकारी वेबसाइट है, तो थोड़ा सा कभी कभी सर्वर वगैरह की समस्या रहती है। आप सभी लोगों ने एडमिट कार्ड के समय इस चीज़ को महसूस किया होगा, सभी ने नहीं, कुछ लोगों ने महसूस किया होगा कि उनके एडमिट कार्ड आने में, उनका एडमिट कार्ड जनरेट होने में थोड़ी समस्या हो रही थी। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि जैसे ही आपके अकाउंट से पैसे कटते हैं, या तो आपका अलॉटमेंट लेटर फौरी तत्काल डाउनलोड हो जाएगा। अगर ये तत्काल डाउनलोड नहीं हो रहा है तो आपको दोबारा से ये पेमेंट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। 24 घंटे के अंतर्गत, 24 घंटे के अंदर, 48 घंटे के अंदर वो खुद ब खुद जनरेट हो जाता है।
नहीं होता है तो आप संपर्क करेंगे लखनऊ विश्वविद्यालय के एडमिशन सेल में, दोबारा पैसा नहीं देंगे, मेरी बात ध्यान से सुन लीजिएगा। तो ये तो बात हो गई कि आगे क्या होना है उसकी। यहाँ पर लखनऊ विश्वविद्यालय से संबद्ध कॉलेजों की अगर बात करें तो मैं आपसे इतनी सी बात कहूंगा कि लखनऊ विश्वविद्यालय से संबद्ध और संयुक्त कुछ कॉलेजों में LLM अभी इस बार से शुरू हुआ है, प्राइवेट कॉलेजेस हैं, उनकी बात हम लोग नहीं कर रहे हैं, अभी हम लोग लखनऊ विश्वविद्यालय कैंपस की बात कर रहे हैं। अब जैसा हम लोगों ने शुरुआत में पहले भी कहा था, कुल सीटें हैं 60 सीटों का 1/2 कर लें तो 30 + 30 सीटें। कुछ लोग इस 30 सीटों को जनरल की सीट कहते हैं, मैं इसे ओपन सीट बोलता हूं। जनरल, क्योंकि जनरल से आप समझ लेते हैं समर्ड, लेकिन ये जनरल, ये समर्ड वाली बात नहीं है, यहां पर बात है वो ओपन कैटेगरी की बात है। ओपन कैटेगरी का मतलब है कि ओपन फॉर ऑल है। ओपन फॉर ऑल का मतलब क्या है कि 30 के अंदर जो भी लोग अपनी कैटेगरी का लाभ लेकर के आ रहे हैं, मींस अगर 30 के अंतर्गत OBC 1 OBC 2 है, 30 के अंतर्गत अगर मान लीजिए EWS 1 है, EWS 2 है, SC 5 तक है, मान लेते हैं कि 30 के अंदर, तो ये सब के सब जाएंगे कहां पर, इस 30 में। दोबारा मैं इसको थोड़ा आसान भाषा में कहूं कि जो टॉप के 30 लोग, जो टॉप की 30 सीटें हैं, 60 का जो एक हम लोग सामान्य घोड़ागाड़ी लगाते हैं घरों पर बैठ के कि 30 का तो आधा हो गया, मेरी 31 रैंक है, मैं तो जनरल कैटेगरी का हूं तो मेरा एडमिशन हो जाएगा क्योंकि कोई एक रैंक छोड़ देगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उन 30 सीटों में, मींस ऊपर की 30 सीटों में वो जनरल कैटेगरी की सीट नहीं है, मैं उसको बोलूंगा कि वो ओपन है। उसमें जो लोग भी हैं वो सीटें अपनी कैटेगरी की छोड़ करके आते हैं। कट ऑफ देख लेते, मेरिट लिस्ट एक बार देख लेते हैं। अब जब आप मेरिट लिस्ट देखते हैं तो वहां पर आपको मिलेगा कि शुरुआत के नेट ही मेरा बंद हो रहा है, तो वहां पर आपको ये मिलेगा कि शुरुआत के उस 30 में, एक सेकंड लिए पॉज करना पड़ेगा। तो हम लोग कह रहे थे कि शुरुआत के 30 में अगर हम लोग देखें तो ओपन के 30 तक में, यहाँ जो ओपन का ये 30 हम लोग बात कर रहे हैं, इस 30 के अंतर्गत अगर देखा जाए तो 30 के अंतर्गत 9 OBC 9 तक हैं, OBC में 9 तक लोग हैं। EWS में देखा जाए तो EWS में 5 लोग हैं, EWS में 5 लोग हैं। और SC कैटेगरी में देखा जाए तो SC कैटेगरी में नेटवर्क की बड़ी दिक्कत हो रही है, अब ये चलता है, तुम लोग चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक चीज यहाँ पर देखिए, OBC में जो ये 9 लोग हैं, ये 9 लोग लेने जा रहे हैं एडमिशन इस 30 में, सीटें 21 हो गई ओपन के लिए। EWS के जो 5 लोग हैं ये जा रहे हैं 30 में, 9 5 14। तो अगर OBC और EWS के मिला करके देखा जाए केवल, तो 14 लोग जा रहे हैं ओपन में एडमिशन लेने। तो जनरल या जिसको मैं ओपन कह रहा हूँ, आप जनरल कह रहे हो, वो 16 सीट बचती हैं। अभी SC कैटेगरी का देख लेते हैं, नेट चलता है उस समय। तो यहाँ पर एक चीज़ ये समझने की बात है, देखने की बात है कि अगर आप EWS कैटेगरी में हैं, मान लेते हैं अगर आप EWS कैटेगरी में हैं और EWS में आपकी रैंक 1 है, 2 है, 3 है, 4 है या 5 है, आप लोग जाकर के एडमिशन ले लेंगे ओपन में। और आपके जो सीटें हैं विश्वविद्यालय के द्वारा, मीन्स टोटल सीटें कितनी है, 6 हैं, 6 को 5 से जोड़ दीजिए तो 11 हो गया। मीन्स EWS में 11 तक एडमिशन होने की संभावना है, EWS में 11 तक होने की संभावना है। और यहाँ पर ये OBC में अगर हम लोग देख लें तो 9 है, और मुझे लगता है कि इसका करीब 22 के करीब सीटें हैं, 22-23 के करीब सीटें हैं। तो जो भी लोग OBC में 30 के आसपास तक होंगे OBC कैटेगरी में, क्योंकि कुछ लोग उनके ऊपर के जो हैं वो ओपन में जा रहे हैं एडमिशन लेने के लिए, तो वहां तक के जो लोग हैं वो सुरक्षित हैं। सवाल अब यहाँ पर उठता है काउंसलिंग कितनी होती है। अभी कुछ चीज़ें बची हुई है, नेटवर्क आने पर वो भी बता दे रहा हूँ। सवाल उठता है कि काउंसलिंग कितनी होती है। देखिए, काउंसलिंग विश्वविद्यालय निर्धारित नहीं करता है कि 1 काउंसलिंग होगी, 2 काउंसलिंग होगी या 3 काउंसलिंग होगी। ये काउंसलिंग कितनी होंगी, इसका जो नंबर है वो सीटों के खाली रहने पर ही डिपेंड करता है। सीटें अगर खाली रह जाएंगी तो दूसरी काउंसलिंग होगी, सीटें खाली रह जाएंगी तो तीसरी काउंसलिंग होगी। ऐसा बहुत कम हुआ है, मतलब मेरे अनुभव में, मैं इसको 2012 से तो मैं खुद ही पढ़ रहा हूँ, मैंने साल 2 साल बर्बाद से भी जब भी देखा होगा तो मुझे बड़ा शायद ही कभी का ऐसा याद हो कि एक ही काउंसलिंग में सीट भर गई हो। वो 2 काउंसलिंग होती ही होती है, भले वो दूसरी काउंसलिंग जो होगी
उस दूसरी काउंसलिंग में हो सकता है कि वो केवल उसमें एक या दो AWS के लोग हों, या हो सकता है कि उसमें केवल एक या दो OBC के लोग हों, लेकिन दूसरी काउंसलिंग होती है, इसकी जो है प्रबल संभावना होती है। तो हम लोग SC की बात कर रहे थे, SC कैटेगरी की बात कर रहे थे, और SC कैटेगरी में अगर हम देखें तो SC कैटेगरी में 30 के अंदर आने वाले SC कैटेगरी के जो लोग हैं वो थोड़ा सा OBC SC कैटेगरी मुझे लगता है केवल एक ही लोग हैं जिनकी रैंक 3 है, तो वो आकर के ओपन में एडमिशन ले लेंगे। तो 30 का पहली चीज़ तो ये है कि 30 में हम लोगों ने बात कर ली सीटें छोड़ने वाली, कि सीटें जो लोग जा करके वहाँ पर अपनी दूसरी कैटेगरी में एडमिशन लेते हैं। अब एक बार हम लोग ये बात कर लें कि कहाँ तक की संभावना बचती है। बचती से मेरा मतलब ये है कि इसमें देखिए सीटें कहीं से जनरेट तो नहीं हो रही हैं, केवल एक ही समय कह लें, एक ही स्थिति है, वो ये है कि सीट खाली रह जाए तो। अब जैसे इसको ऐसे देख लें कि जैसे हम लोगों ने बात करी कि EWS की जो सीटें हैं, डिक्लेयर्ड सीटें हैं, वो 6 सीट हैं टोटल, और 5 लोग उधर हैं, तो 6 5 11 हो गया। अब ये तो बहुत सामान्य सी बात है, इसको आप भी समझिए कि 6 + 5 तो 11। अब EWS में जो 12वें नंबर पे है, जो 13वें नंबर पे है, मैं एक और बढ़ा ले रहा हूँ 14वें नंबर पे, क्योंकि अक्सर होता है कि एडमिशन का सीजन होता है तो कोई कहीं पर एडमिशन ले चुका है, उसने यहाँ का भी एग्ज़ाम दिया था, इसका वेट कर रहा था वो, या हो सकता है उसके पास 2-3 अभी ऑप्शन हो, LU छोड़ दे, वो इलाहाबाद चला जाए, BHU चला जाए, NLU कहीं चला जाए। तो मुझे लगता है कि ये 12 13 14 वालों को इंतजार करना चाहिए। लोग पूछ रहे हैं, जो मैसेज में आता है, फ़ोन में आता है कि मेरी रैंक कितनी है, तो हमें वेट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। लेकिन यहीं पर समझिए, अब जिसकी EWS में रैंक मान लेते हैं 20 है, तो 20 है, इसका मतलब कि कम से कम 9 लोग छोड़ रहे हो, 8 लोग छोड़ रहे हो, तब जाके आपका नंबर बनेगा, जो बड़ा मुश्किल है, जो बड़ा कहें कि युक्त नहीं, अप्रोप्रिएट नहीं है कि इतने नंबर्स में लोग छोड़ते हैं, सीट छोड़ते हैं। OBC की अगर बात कर लें, जैसा OBC में नॉर्मली जो एडमिशन्स हैं वो 22 23 24 25 तक हो जाते हैं, OBC कैटेगरी में जो वो हो जाते हैं। अब ऊपर से मान लीजिए कुछ एक आध दो लोगों ने छोड़ दिया, 2-4 लोगों ने छोड़ दिया मान लेते हैं, OBC में 25 तक रख लेते हैं। अब अगर देखें तो OBC में जो 25वें नंबर पे हैं, OBC में जो 25वें नंबर पे हैं, वो ओपन में 93 नंबर पे हैं। अब OBC में कोई व्यक्ति अगर पूछे कि मैं OBC में 41वें नंबर पे हूँ या 40वें 45, मैं किसी को इंडिकेट नहीं कर रहा हूँ, बस एक बात कह रहा हूँ कि OBC में मैं 50वें नंबर पे हूँ, तो आप वेट मत करिए, आपके वेट करने का कोई लाभ नहीं है, क्योंकि सीटें, मैं बार बार कह रहा हूँ कि सीटें कहीं से जनरेट नहीं होती हैं, सीटें लोगों के छोड़े जाने पर ही खाली होती हैं, वेकेट होती हैं और काउंसलिंग आगे बढ़ जाती है। अब जैसे SC कैटेगरी की अगर बात करें, SC कैटेगरी की मुझे लगता है करीब 21 के करीब सीटें हैं, 21 27 21 27 एक